हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन एनी लॉ एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न में आपका पेपर है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सब्जेक्ट है, चाहे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ रहे, जुडिशरी का कोई भी स्टेट का एग्जाम रहे, एलएलबी एग्जामिनेशन हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम हो, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, या अगर प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली नहीं है तो उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं, ठीक है। सो दिस विल इमेंसली हेल्प यू। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस सेक्शन में फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया है। तो फ्री कंसेंट का जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइडेड है इन सेक्शन 14, है ना। 13 में कंसेंट क्या है वो बताया गया है और 14 में फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था। अगला सवाल है हमारा दैट हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है एन अग्रीमेंट नॉट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इटसेल्फ इज वॉइड। एक अग्रीमेंट जो हम बना रहे हैं कि हम इम्पॉसिबल एक्ट नहीं करेंगे तो वो वॉइड होगा। जब नहीं करेंगे तो वो वॉइड क्यों होगा, है ना, इट विल नॉट बी वॉइड, तो ये गलत हो गया। उसके अलावा इन अग्रीमेंट टू डू अ पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, नहीं भाई, जब कोई एक्ट पॉसिबल है तो वॉइड कैसे होगा, ये भी गलत हो गया। इन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ वॉइड, यस दिस इज ट्रू एंड दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात जो करता है, ठीक है। तो ये सही है हमारा। आखिरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। An agreement, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent becomes unlawful becomes valid। नहीं, अगर कोई भी contract later on stage पे impossible to perform हो जा रहा है फिर वो valid क्यों होगा, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया सेक्शन स्टेटमेंट 3, ये बेस्ड है सेक्शन नंबर 56 पे, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर इज सी, इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेक्शन 56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is talking about the damages. So it's saying that special damages will be awarded in the case of a breach of contract where, तो कब दिए जाते हैं स्पेशल डैमेजेस। सो पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक्सप्रेस द स्पेसिफिकली एज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि पहला कह रहे हैं तब दिए जाते हैं जब पार्टीज आपस में पहले से डिसाइड कर लेती हैं कि कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन ऐसे अराइज होती है देन स्पेसिफिक डैमेजेस विल बी प्रोवाइडेड। दूसरा है ऑलवेज इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं। C is saying that only when the court of law thinks fit, जब कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं। एंड D कह रहा है स्पेशल डैमेज तब दिए जाते हैं when the special circumstance causing loss of profit resulting from the breach of contract were brought to the notice committing breach at the time of formation of contract। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेम बात है ना जो इसमें लिखी है, ये एक बड़े ही फेमस केस हेडले वर्सेस बेग्जिनडेल में लेट डाउन की गई थी। इसमें कहा गया था कि स्पेशल डैमेजेस रेफर्स टू द लॉसेस that are not the natural consequences of breach but arise due to special circumstances, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 इज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वन डज नॉट फॉल इन द मीनिंग ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो हमें बेसिकली फ्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। फ्रॉड जो कि सेक्शन नंबर 17 में एन्यूमरेटेड है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉड की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आएगा। पहला है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, ये बिल्कुल सही है। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि किसी ट्रू फैक्ट को छुपाना, है ना। दूसरा है सजेशन ऑफ अ फैक्ट दैट इज नॉट ट्रू बाय वन विच हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। बेसिकली हम लोग एक मटेरियल फैक्ट को एक फॉल्स फैक्ट को सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फ्रॉड कंसिडर किया जाता है। डी बात कर रहे हैं प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यस अगेन दिस इज ऑल्सो अ फ्रॉड। और सी क्या कह रहा है पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट। तो गाइज ये कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, इसलिए सी इज रॉन्ग और इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5th। सो द डिफेंस ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम, ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ये मेरी डीड नहीं, इट इज नॉट माई डीड, ठीक है, और उसने मिस्टेकनली उसको साइन कर दिया था। तो ये वाली जो डिफेंस है कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ किस तरह के एक्सेप्शनल केसेस में प्रदान की जाती है, दैट इट विल बी अवेलेबल टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु हैज कमिटेड मिस्टेक एज टू। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब उसको मिस्टेक हो गई है अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन ही कैन इन्वोक दिस डिफेंस ऑफ नॉन एज फैक्टम, ठीक है। अगर आपका मिस्टेक है एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पार्टी और एज टू द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और क्वालिटी ऑफ प्रॉमिस, तो हो सकता है दैट में मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल इन सर्टेन कंटेक्स्ट। लेकिन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हुई है तो तभी आप ये वाला जो डिफेंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो 2 इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. तो इसमें पूछा है कि देर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, उसमें बताना है कि विच इज द करेक्ट आंसर इन रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दैट इट हैज लेड डाउन दैट अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी. नहीं, ये बात इस केस में नहीं कही गई थी. दूसरा है दैट इट इज अ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नहीं गाइस, ये डिसीजन प्रिवी काउंसिल का था. तो इट इज अ डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल रिगार्डिंग द वॉइडनेस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. यस, दिस इज ट्रू. एंड नेक्स्ट इज इट हैज लेड डाउन दैट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. गाइस, ये भी गलत है, ऐसी बात इसमें नहीं की गई थी. इसमें प्राइमरली बस ये हेल्प किया गया था दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अ वॉइड ऑफ इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो देयरफॉर इसमें सिर्फ सी करेक्ट है और बाकी सब गलत है. तो सी इज करेक्ट बट ए बी डी आर इनकरेक्ट. ठीक है, दिस इज सिंपल, राइट. ओके, सो आंसर 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to assertion reasoning. Okay, assertion क्या है? That a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. तो guys, ये बिल्कुल सही है statement, है ना? और reasoning क्या है? That section 5 deals with the revocation of proposal. Yes, this is also again true. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A, है ना? तो ये हो गया इसका right answer. Okay. Next question. हेडले वर्सेस बिग्जिंडेल बड़ा ही लीडिंग केस है. बताओ किससे जुड़ा हुआ है? तो गाइस, ये लीडिंग केस है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को लेके. सो इसका आंसर हो गया डी. और इसका जैसे लैंडमार्क केस है तो इसका ईयर भी याद रख सकते हो. इसका ईयर है 1854. ठीक है, 1854 का ये केस था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक. कि कोई अगर एक एग्रीमेंट बाय मिस्टेक बना है तो वो एग्रीमेंट क्या होता है? तो गाइज, वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है. एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी होती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं. सो देयरफॉर एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक इज वॉइडेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A master asked his servant to sell his cycle to him at less than the market price. ठीक है, एक मास्टर है अपने सर्वेंट से बोल रहा है कि तुम अपनी साइकिल मुझे बेच दो और बहुत ही कम प्राइस पे कह रहा है कि मेरे को इतने रुपए में दे दो. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5,000 की साइकिल है, वो बोल रहे हैं मेरे को 1,000 रुपए में दे दो. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो बताइए कौन सा ग्राउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है. इसका आंसर है अनड्यू इन्फ्लुएंस. बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन से सेक्शन में है? दिस इज इन सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, वो बात करते हैं दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस तब अकर होता है व्हेन अ पार्टी जो कि डोमिनेंट पोजीशन पे होती है, जो कि दूसरी वाली पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है और वो उस पावर का यूज करके और उस सामने वाली व्यक्ति से अनफेयर एडवांटेज ऑक्यूपाई करती है. तो यहाँ पे मास्टर सर्वेंट से अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा है ना. सो 3 इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका. यहाँ लिस्ट 1 में सेक्शंस दिए हैं, 2 क्लॉजेज हैं, सेक्शन 2 के क्लॉजेज, यानी कि ये डेफिनेशन क्लॉज है. आपको मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. बताओ 2A में क्या है? 2A में क्या है? 2A में है हमारा प्रपोजल, है ना. ओके, 2E में क्या है? 2E में होता है अग्रीमेंट. 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड 2C इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. ठीक है, C का 1, B का 4, A का 3 और इसका 2 होगा. ठीक है, लगाओ A का 3, B का 4, C का 1. 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपका इधर आपके केसेस दिए हैं एंड आपको बताना है कि ये केसेस किस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो गाइज हम सबको पता है. सबसे पहले तो आप यही लगाओगे कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑफ इनिशियो. उसके बाद हार्वे वर्सेस फैसे बड़ा ही फेमस केस है रिलेटेड टू द कोटेशन ऑफ प्राइसेस. दिस केस इज इन्वॉल्व्ड अ मेयर कोटेशन इज नॉट एन ऑफर. ठीक है, देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. ये बात इसमें कही गई थी. तो इसका आंसर हो गया कोटेशन ऑफ प्राइसेस. ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिशर वर्सेस बेल जो है वो इनविटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट केस है. एंड द लास्ट इज ड्यूनलॉप टायर कंपनी वाला केस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, सो A का 3, B का 4, C का 2, 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टी हु सफर्स लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन द यूजुअल कोर्स क्लेम. कि एक पार्टी जिसने एक लॉस सफर किया है ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो यूजुअल कोर्स में क्या क्लेम करती है? वो यूजुअल कोर्स में ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम करती है और एक्सेप्शनल केस में हम स्पेशल डैमेजेस क्लेम करते हैं या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम करते हैं. तो यहाँ पे हम यूजुअल कोर्स की बात करें, देयरफॉर 1 इज द राइट आंसर.
Okay, next question is the frustration of contract occurs in two condition. पहला when the contract has become physically impossible and दूसरा when the object has failed. ये बात किस केस में कही गई थी? तो दोस्तों frustration of contract को लेके बड़ा लैंडमार्क केस है जिसमें ये बात लेट डाउन की गई थी and that is the Taylor versus Caldwell. ठीक है, Taylor versus Caldwell 1863 का जजमेंट है और ये इंग्लिश केस है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस की गई थी और उसी केस में ये बात कोर्ट ने हेल्प की थी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको 4 प्रोविजंस दिए और आपको इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है. ठीक है, तो आपको इसका मतलब आपको इन सभी टॉपिक्स के सेक्शंस पता होने चाहिए. तो देखो, हु आर कॉम्पिटेंट गाइज, ये बात सेक्शन 11 में लिखी है. दैट अ पर्सन मस्ट बी मेजर, दैट अ पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, दैट अ पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 11 में लिखी है. व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट गाइज, ये सेक्शन 10 में मेंशन है ना. इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, ये बात सेक्शन 21 में, क्योंकि 20, 21, 22 ये तीनों सेक्शंस मिस्टेक से जुड़े हुए हैं. इन द लास्ट इज अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ये बात सेक्शन 26 में. तो गाइस इस तरीके से क्रोनोलॉजी में लगाओ CABD. कौन सा ऑप्शन है? CABD. 3 इज द राइट आंसर. राइट, अगर आपको प्रोविजंस पता है तो ये क्वेश्चन आप बड़े क्विकली आंसर कर सकते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ मैच द फॉलोइंग इज देयर. सो हमें मैच करने हैं कि कौन सा प्रोविजन करेक्ट है आपस में. ठीक है, तो देखिए सेक्शन 162 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट की बात करते हैं. सो ए का है 3. सेक्शन 178 प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट है. सेक्शन 214 एजेंट्स ड्यूटी की बात करते हैं विद टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल. एंड सेक्शन 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स की बात करते हैं. तो कैसे होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4. 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. मैंने देखा जनरली ना जो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो पार्ट 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उससे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं और आते तो इस तरीके से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आ जाएंगे या जो थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा पार्ट 2 का उससे आ जाते हैं. मेजर जो है आपके वो सारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर. तो बताइए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो दोस्तों 3 पार्टी होती है. 3 पार्टी कौन सी? क्रेडिटर होता है, डेटर होता है और श्योरिटी होती है. एंड 3 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. 3 ही कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होते हैं? क्रेडिटर डेटर के बीच में, क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में और श्योरिटी और डेटर के बीच में. ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने देखो एक्सप्लेनेशन लिखा है. ये 3 पार्टीज होती हैं एंड ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट होते हैं. ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन. इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला है एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. यस, दिस इज ट्रू. एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइडेबल. नो गाइज, दिस इज वॉइड, सो दिस इज रॉन्ग. एन अनमीनिंग अग्रीमेंट यानी कि एक अनसर्टेन अग्रीमेंट जो सेक्शन 29 में है, इट इज वॉइड. दिस इज ट्रू. एन अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, वो वॉइड होता है दोस्तों, तो दिस इज रॉन्ग. एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल मैरिज इज वॉइड. दिस इज ट्रू. ACE करेक्ट है, सॉरी. तो 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन. स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. यस, दिस इज ट्रू. दिस इज दी 2J में आपकी जो डेफिनेशन दी है वॉइड एग्रीमेंट की वो है ये. तो दिस इज करेक्ट. एंड सेकंड इज एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइडेबल. नहीं गाइज, वो वॉइड होती है ना. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. सो पहला कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन द एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर हैज बीन सीज्ड टू एग्जिस्ट. दिस इज ट्रू, है ना. जब एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीज हो जाता है. तो दिस इज करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा. दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट विल फ्रस्ट्रेट व्हेन सर्कमस्टांस अराइजेस व्हिच मेक द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये भी सही है. अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिस इट इज फ्रस्ट्रेटेड ऑन हिज डेथ. तो ये भी सही है. एंड लास्ट कह रहा है सीजिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज नॉट. नहीं, इट डज. तो इसलिए हमारा 4 करेक्ट है. यहाँ पे फॉल्स पूछा था. तो देखो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्शन 56 बड़ा ही पसंदीदा सब्जेक्ट है होता है एग्जामिनर्स का. तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, हर एंगल से पढ़ के जाना इसको. ठीक है, चलिए 21st क्वेश्चन इज अगेन आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है इन अग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइडेबल. नो, दैट इज नोन एज वॉइड. ठीक है, तो ये गलत हो गया. इन अग्रीमेंट enforceable by law is contract. This is true. Every promise and every set of promises forming the consideration is an agreement. This is true. An agreement not enforceable by law should be void. This is true. हमसे incorrect पूछा है तो 1 is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है आपका. एक साइड में केसेस हैं, दूसरी साइड में आपको बताना है किस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है आपका. ठीक है, ओके. तो देखिए रोज एंड फ्रैंक वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड. तो गाइज ये इंटेंशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट केस है. हैरी वर्सेस निकर्सन आपका इन्विटेशन टू ऑफर से जुड़ा हुआ केस है.
ऑली वर्सेस मार्लबोरो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और पॉवेल वर्सेस ली एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर की बात करते हैं। तो ए का 2, बी का 4। देखिए अब ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए इसमें हम आपको क्या बताया है ना, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट से जुड़ा हुआ है और हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड बेली। नहीं दोस्तों, ये गलत है। द वन हु डिलीवर्स द गुड्स इज नोन एज बेलर, नॉट बेली। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज इफ द बेली डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। नहीं, इफ द बेली डज एनी एक्ट, उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता है। ठीक है, सच एनी एक्ट में मेक द बेली लायबल फॉर डैमेजेस। वो लायबल हो सकता है डैमेजेस के लिए, बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी गलत है। सी है अ ग्रेचुइटस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ आइदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली। ठीक है, ये बात एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 162 में लिखी गई है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सही है। एंड डी बात करता है दैट द बेलर द बेली इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। यस, द बेली इज बाउंड। ठीक है, एंड द बेली हैज नो जनरल लियन। नहीं, ये भी गलत है। सी एंड डी इज करेक्ट, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes, बताइए, in the proposal when accepted it becomes a promise, है ना। और ये किस में लिखा है, ये सेक्शन नंबर 2B में डिफाइंड है। A proposal when accepted becomes a promise. Very simple, right? Okay. Next question 25. In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract is, देखो यहाँ सिंपल सी बात लिखी है कि जब कोर्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे भी ब्रीच हुआ है वहाँ पे जब डैमेजेस असेस करते हैं कि कितने डैमेजेस दिए जाएंगे, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है मिटिगेशन ऑफ लॉस का, कि जो इंजर्ड पार्टी थी उसका भी ड्यूटी था कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले टू रिड्यूस और रिमूव और रेमेडी देयर लॉसेस, जो भी उनको लॉसेस हुए हैं उसको रिड्यूस करे। ठीक है, एंड दिस अलाइंस विद सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देयरफॉर ये जो फैक्टर है इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, तो इसका ऑप्शन हो गया 3। ठीक है, इजी है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, सिंपल है, आपको डायरेक्टली सेक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो बताइए फ्री कंसेंट किस में है। तो गाइस फ्री कंसेंट सेक्शन नंबर 14 में है ना। आपका कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस में है, कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका है सेक्शन नंबर 11 में, है ना। साउंडनेस ऑफ माइंड है सेक्शन नंबर 12 में, और फ्रॉड है सेक्शन 17 में। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, तो 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंट्रा प्रोफरेंटम मीन्स। तो देखिए ये एक डॉक्ट्राइन है कंट्रा प्रोफरेंटम, जो कि वेल डिफाइंड वेल एक्सप्लेन प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। इसका मतलब है कि इफ किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्म एम्बिगुअस है, यानी कि वो इतनी क्लियर नहीं हो रही है, वो वेग है ना, तो वो जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी के अगेंस्ट इंटरप्रेट की जाएगी जिसने उसे इंसर्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट में, या जिसने उसे ड्राफ्ट किया था। इसका पर्पस यही है कि जो बाकी पार्टीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और वो उस अनक्लियर और कंफ्यूजिंग पार्ट की वजह से सफर ना करें। ठीक है, तो इसका आंसर है एम्बिग्विटी इज टू बी रिजॉल्व अगेंस्ट द पार्टी हु इंसर्टेड द लिमिटिंग टर्म। ठीक है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स हैं वो आप याद रखना हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए। नेक्स्ट सवाल है दैट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। साइलेंस, क्या साइलेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? नो, साइलेंस नॉट जनरली एक्सेप्टेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज अ कोर्स ऑफ डीलिंग और अग्रीमेंट। ठीक है, तो साइलेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा है एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट रीचिंग आफ्टर रिवोकेशन। नहीं, आफ्टर रिवोकेशन तो वो इनवैलिड माना जाएगा। थर्ड इज एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड थ्रू एन ऑथराइज एजेंट। यस, दिस इज करेक्ट। एंड मेंटल इंटेंशन टू एक्सेप्ट, नहीं, मेंटल इंटेंशन का क्या करें, तो यहाँ पे 3 इज द वैलिड एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, इसे बता दें। ठीक है, 29 इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे टू बाय द बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी, यानी कि ए अगर ए जिंदा रहता है, यानी कि सी ए से पहले अगर मर जाता है, ठीक है, तो हम तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे। तो ये एक तरीके का एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है, और सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स। तो आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल माना जाएगा? सो इट विल बी इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन
सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए, यानी कि सी जो है वो ए के जिंदा रहते मर जाए, ए सर्वाइव कर जाए ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आपको अगर प्रोविजन पता है तो आप इस ऐसे सवालों को बड़े ही आसानी से आंसर कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए सेक्शन 30, सॉरी क्वेश्चन 30, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। अगेन फ्रस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाएगा कि वो बाय फ्रस्ट्रेशन डिस्चार्ज हो गया है, व्हेन, कब कब, पहला परफॉर्मेंस बिकम्स अनलॉफुल, परफॉर्मेंस अनलॉफुल है, यस दिस इज ट्रू। पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म, नहीं उससे डिस्चार्ज नहीं होता है। परफॉर्मेंस बिकम पॉसिबल बट मोर एक्सपेंसिव, नहीं ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। पार्टी बिकम्स लेजी, ये क्या है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज देयर। ओके नेक्स्ट 31, इन विच केस इज साइलेंस कंसिडर्ड एज फ्रॉड, ठीक है, इनमें से कौन से इंस्टांसेस में साइलेंस जो है वो फ्रॉड कंसिडर की जाएगी, तो ऑप्शंस क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक, व्हेन देयर इज फिड्यूशियरी रिलेशन, बोथ ए एंड सी। देखो व्हेन देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक तो वहां पर तो साइलेंस जरूरी नहीं है, ठीक है, साइलेंस फ्रॉड नहीं माना जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंड वेर एवर देर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वहां पर इट इज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज, जो भी बात है वो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे साइलेंस जो है वो इक्वल फ्रॉड की तरह कंसिडर किया जाएगा। सो देयरफॉर ए 1 एंड 3 यानी कि बोथ ए एंड सी, तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंसिडरेशन को लेके वो गलत है। पहला है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ये सही है। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी एडिक्वेट, ऑलवेज नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यस, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी जो है ऐसा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, है ना, इट मस्ट बी अनलॉफुल, लॉफुल होना जरूरी है, एडिक्वेट है नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज मेंशन था। ऑल राइट, 33rd क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, वो जनरली तो उसका मेंटल इलनेस ठीक नहीं है, मतलब वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, बट कभी कभी वो साउंड हो जाता है, तो दैट पर्सन कैन नेवर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ऐसा बात नहीं है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ऑफ साउंड माइंड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा कैन कॉन्ट्रैक्ट इन एनी टाइम, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इफ सर्टिफाइड बाय डॉक्टर, नहीं, टू इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये बात सेक्शन 12 में लिखी है, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। सेक्शन 12 बताता है दैट सच अ पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे आर ऑफ साउंड माइंड एंड दे अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम, है ना। 34th एजेंसी पे बेस्ड है। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ठीक है, ये बात किस सेक्शन में कही है दोस्तों, ये बात सेक्शन 185 में मेंशन है, क्लियरली मेंशन है दैट कंसिडरेशन जरूरी नहीं है फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, राइट। इसका मतलब है दैट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट विदाउट एनी पेमेंट और बेनिफिट बीइंग एक्सचेंज, है ना, इट्स दैट सिंपल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 35, which of the following section lays down the rights and obligations of the parties to avoidable contract when it is rescinded? तो guys ये बात आपकी सेक्शन नंबर 64 में मेंशन है। इट डील्स विद कि अगर एक voidable contract rescind हो जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरीके से जो अगर आपने कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है तो वो आपको वापस करना होगा। द रेसेंडिंग पार्टी मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर पार्टी, ये बात सेक्शन नंबर 64 में मेंशन की गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 36, क्वेश्चन 36, अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ ओनली अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, तब भी वॉइड होता है, क्लियरली लिखा है कि इफ एनी पार्ट और द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है, ठीक है, ये बात क्लियरली सेक्शन 24 में मेंशन है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो या तो आपको ऑर्डिनरी कोर्स में डैमेजेस मिलते हैं, ट्रू, आपको या तो रिमोट डैमेजेस मिलते हैं या ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलते हैं, रिमोट डैमेजेस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है। इफ स्टिपुलेशन बाय पेनाल्टी इज गिवन देन पेनाल्टी इज अ कॉन्सिक्वेंस, यस दिस इज ट्रू। इन क्वांटिफाइंग द डैमेजेस द इनकन्वीनियंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हैज टू बी कंसिडर्ड, दिस इज अगेन ट्रू, ए सी डी इज करेक्ट, ठीक है। आप सेक्शन 73 पढ़ेंगे, उसमें ऑर्डिनरी डैमेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिमोट डैमेज आर नॉट कवरेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 73 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है दैट कॉम्पनसेशन इज नॉट गिवन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस, ठीक है। और बाकी सारे प्रोविजंस जैसे कि पेनल्टी वाला जो प्रोविजन है ये सेक्शन 74 में, ये सेक्शन 73 में है, ठीक है, ये बात भी सेक्शन 73 में है, ठीक है। तो डैमेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो लास्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 का, उससे सवाल बन रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए 38, अरेंज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द वॉइड अग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजी, ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, सिंपल है ये। देखो
इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ये सेक्शन 26 में है, इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ये 28 में है, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ये 27 में है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ये सेक्शन 25 में बताया गया है इसके बारे में, है ना। कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें कंसिडरेशन के बिना भी अग्रीमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि आउट ऑफ नेचुरल लव, अफेक्शन, है ना, एजेंसी, गिफ्ट एक्सेट्रा। अग्रीमेंट विच इज एम्बिगुअस एंड नॉट सर्टेन, दिस इज 29। तो क्या हो गया सीरीज? DACBE, डी है ऑप्शन, DACBE ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। चलिए, ओके। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इज अमाउंट टू, तो बहुत सिंपल है, एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें हमारी इंटेंशन ही नहीं है उसको परफॉर्म करने की, उसे हम फ्रॉड कहते हैं। सेक्शन 17 इसके बारे में बात करता है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ बेलमेंट, ठीक है, इसमें से कुछ टाइप्स दिए होता है कि इनमें से कौन सा बेलमेंट का टाइप नहीं है। तो ग्रेचुइटस बेलमेंट होता है, प्लेज भी एक बेलमेंट माना जाता है, कमर्शियल बेलमेंट भी होता है, लेकिन हाइपोथिकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ बेलमेंट, ठीक है। हाइपोथिकेशन इट्स अ टाइप ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द बैंकिंग लॉ, बट इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बेलमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस है जिससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। डिस्चार्ज का क्या मतलब है? डिस्चार्ज का सिंपल मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे पार्टीज नो लॉन्गर लीगली बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो गया, इट हैज कम टू एन एंड। तो परफॉर्मेंस से व्हेन बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे तो डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। हमसे पूछा कि किसमें नहीं होती है। फ्रस्ट्रेशन में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो वहां पे भी एंड हो जाता है। ब्रीच में भी क्योंकि एक पार्टी रिफ्यूज कर दे रहा है परफॉर्म करने से, तो वहां पे भी कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, वो दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड करें। द लास्ट इज नोवेशन, यानी कि अगर एक पार्टी ने रिप्लेस कर दिया है नए कॉन्ट्रैक्ट से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे भी इट मेक्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे चारों ही जो ऑप्शन है वो नहीं है, दे अल्टीमेटली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द एबव है यहाँ पे, नन ऑफ द एबव का अगर ऑप्शन होगा तो नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Next question is, communication of acceptance is complete as against the proposer when, so it's simple, it completes when it is put in the course of transmission. 1 is the right answer, और ये बात section 4 में mention है। 43, which statement is wrong, इनमें से कौन सा statement जो है वो गलत है? पहला है fraud renders a contract void, देखिए void नहीं होता है, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन का सिचुएशन हो, चाहे फ्रॉड का हो, चाहे फ्री कंसेंट का हो, voidable होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। मिसरिप्रेजेंटेशन रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट voidable, यस ये करेक्ट है। मिसरिप्रेजेंटेशन इज मोर और लेस इंटेंशनल रॉन्ग, नहीं, वहाँ पे इंटेंशन नहीं होता है, ये गलत है। damages for loss caused by the innocent misrepresentation are assessed on the same principles as in the case of deliberate, नहीं है गलत, ठीक है। तो इसमें पूछे कौन से गलत है, तो A C D गलत है। देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, पर इसका आंसर होना चाहिए A C D। अब D नहीं दिया तो हम यहाँ पर A and C लगा देंगे, ठीक है, पर A C D होना चाहिए था। चलिए 44th क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय नोवेशन व्हेन, तो नोवेशन क्या है बेसिकली ये पूछ रहे हैं, तो नोवेशन व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड वन, है ना। और ये जो है नोवेशन का कॉन्सेप्ट इस सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइडेड है। ओके 45th, विच केस एस्टेब्लिश द रूल दैट द साइलेंस डज नॉट जनरली अमाउंट टू फ्रॉड, तो देखिए डेरी वर्सेस स्पीक का जो केस है उसमें ये बोला गया था कि साइलेंस जो है वो जनरली फ्रॉड को लीड नहीं करता है, ठीक है। इट हेल्ड दैट फॉर फ्रॉड देयर मस्ट बी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, है ना। वी डजंट से दैट साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेरी वर्सेस स्पीक इज द राइट आंसर। कार्लिल वर्सेस कोबोलिक आपका जनरल ऑफर से रिलेटेड लैंडमार्क केस है ना। ओके 46, कंसेंसस एड इडम, तो ये एक लैटिन मैक्सिम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है द मीटिंग ऑफ टू माइंड्स, जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो पार्टीज हैं दो, दे आपस में दे अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो इसका मतलब इसका आंसर है प्री कंसेंट लगा देते हैं ना, जब दो पार्टीज आपस में कंसेंट दे रही हैं एंड दे आर मीटिंग देयर माइंड्स, देन वी से दैट द फ्री कंसेंट इज द राइट आंसर। बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है ना, 1 इज द राइट आंसर। ओके 47th क्वेश्चन इज, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, बोथ आर ट्रांसफर्ड, द गुड्स आर सोल्ड। गाइज इसमें पोजेशन ट्रांसफर होती है, पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, नॉट दी ओनरशिप। तो जो पॉनर होता है दैट ओनली रिटेन्स द ओनरशिप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेचुइटस बेलमेंट इज, तो ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होता है, इज द वन वेयर द कॉम्पनसेशन इज पेड विद is the one without consideration, is the one that includes transfer of ownership, is the one involving contract। तो गाइस इसका आंसर है it is the one without consideration, ठीक है। ये एक ऐसा बेलमेंट है जो कि फ्रीली किया जाता है,
आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ ड्यूटी, है ना, इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. Next question is, in which case it was held that an agent is not personally liable if he contracts on behalf of a known principal. ठीक है, एक एजेंट पर्सनली लाइबल नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में पता है दैट हु इज द प्रिंसिपल हियर. तो गाइस ये लैंडमार्क जजमेंट है एजेंसी को लेकर. इसका आंसर है सैयद अब्दुल खादर वर्सेस रामी रेड्डी. ठीक है, इस केस में ये बात हेल्ड की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिम नेमो डिबेट लॉकअप लेटारी एक्स एलियाना जैक्ट्यूरा. थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो सकता है. तो ये जो मैक्सिम है ये किस डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है? तो गाइज ये जो है वो अनजस्ट एनरिचमेंट सेक्शन ऑप्शन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है. ये अनजस्ट एनरिचमेंट का जो प्रिंसिपल है ये गाइज सेक्शन नंबर 68 से 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, इस मैक्सिम का मतलब है दैट नो वन शुड बी मेड रिच एट अनदर्स लॉस. ठीक है, कोई भी व्यक्ति दूसरे के लॉस से रिच नहीं हो जाना चाहिए, है ना. और यही बात तो 68 से 72 के प्रोविजंस में है ना, कि आप ये वो ऑब्लिगेशंस होती हैं विच आर नॉट द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट वो ट्रीट किए जाते हैं एज लॉ, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट. तो 3 इज द राइट आंसर. ओके, 50 से ज़्यादा हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन और ऐड कर दिए थे, लगा कि ऐड करने चाहिए. 51st इज अ प्लेज इज अ टाइप ऑफ. तो गाइस अ प्लेज इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ठीक है, प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट माना जाता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. और सेक्शन 172 में इसके जिक्र किया गया है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी अराइजेस. कब अराइज होती है इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी? सिर्फ तब अराइज होती है ओनली आफ्टर द इंडेमनीफाइड सफर्स एक्चुअल लॉस. जब इंडेमनीफाइड पर्सन एक्चुअल लॉस सफर करता है तभी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ लियन इज अवेलेबल टू. तो गाइज एज पर सेक्शन 170 द राइट ऑफ लियन इज अवेलेबल टू सेक्शन टू द बेली, because 170 के तहत बेली is the one who can retain the goods until the dues are paid, and this is what we call the right of lien, है ना. okay, क्वेश्चन नंबर 54, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज. तो कैसी होती है श्योरिटी की लायबिलिटी? श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है एंड अराइज होती है ओनली ऑन डिफॉल्ट, द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. सो श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, बट वो तभी एक्टिवेट होती है जब प्रिंसिपल जो है वो फेल हो जाता है टू परफॉर्म. So 2 is the right answer. And the last question here that we have mentioned is, which is not a valid essential for a contract of agency. ठीक है, इनमें से कौन सा valid essential element नहीं है? तो हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन डील किया था, उसमें बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है. 185 सेक्शन में ये बात कही गई है दैट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी. इसके अलावा प्रिंसिपल भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, एजेंट भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, इंटेंशन भी होना जरूरी है. तो यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर. सो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट जो है वो पूरा हुआ. ठीक है, हम लोगों ने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर रहे हैं. और आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. सब लोग अच्छे से दीजिएगा क्वेश्चन को और ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना, जो भी सवाल है जिस भी सब्जेक्ट का है. ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़े या सवाल को नहीं पढ़े, कि पूछा था कि करेक्ट बताओ और हम इनकरेक्ट समझ के बैठे हैं. ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब हमें सवाल का या कॉन्सेप्ट पता था लेकिन फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं. एंड ये हैपन्स, बड़ी जनरली ये होता है हम कैंडिडेट्स के साथ. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. ऐसे और सेगमेंट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. कमेंट में बताएं कितना यूजफुल लगा. एंड दिस वाज इट एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.